नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लगेगा टीका, प्रधानमंत्री का ऐलान। दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कई शहरों में लॉकडाउन, कोरोना का कहर जारी। मनमोहन के सुझावों का हर्षवर्धन ने उड़ाया मजाक, आरोपों से दिया जवाब। चोरी छिपे रेमडेसिविर क्यों लाई महाराष्ट्र बीजेपी, कटघरे में फडणवीस। ममता ने भी की चुनाव प्रचार में कटौती, मगर मोदी शाह करते रहेंगे रैलियां। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया है कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्हें ये टीका 1 मई से लगना शुरू होगा। कोरोना से लड़ने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और बहुत पहले से इसकी मांग की जा रही थी। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभी को टीका दिए जाने की मांग की थी। आज चुनाव प्रचार की व्यस्तता से समय निकालकर देश के प्रसिद्ध डॉक्टरों और बड़ी दवा कंपनियों से कोरोना महामारी से लड़ने के बारे में प्रधानमंत्री ने बातचीत की। ये बातचीत ऐसे समय की गई जब देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 20 लाख पहुंच रही है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन संक्रमण के करीब 3 लाख मामले आने लगे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई तैयारी न दिखने के कारण तीखी आलोचना हो रही है। सबसे ज्यादा आलोचना तो प्रधानमंत्री की ही हो रही है, क्योंकि वे कोरोना से लड़ाई लड़ने में नेतृत्व करने के बजाय चुनाव प्रचार में ज्यादा समय देते दिख रहे हैं। टीका का ऐलान बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, लेकिन सरकार की जो टीका रणनीति थी, वैक्सीन स्ट्रेटजी थी, वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जिस स्तर पर, जिस पैमाने पर टीका का उत्पादन होना चाहिए था और जिस रफ्तार से लोगों को टीके दिए जाने चाहिए थे, उसमें बहुत कमी देखी गई है। और जिसकी वजह से जो ये माना जा रहा था कि ये रामबाण साबित होगी कोरोना से लड़ने के मामले में, हम पा रहे हैं कि हम कोरोना से नहीं लड़ पा रहे हैं। और इसीलिए दुनिया भर के तमाम डॉक्टरों ने और हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं ने लगातार ये मांग की कि सरकार यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करे, यानी हर एक को टीका दे। 18 साल की घोषणा हुई है, लेकिन 18 साल से कम लोगों को भी ये टीका दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही थी। केवल बच्चों को छोड़ देना जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार चूंकि जिद्दी सरकार है और अहंकारी सरकार है, इसलिए इसने किसी की नहीं सुनी। और अब फाइनली जब डॉक्टरों की मीटिंग में डॉक्टरों ने भी ये कहा कि नहीं, सबको टीका दिया जाए, 18 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को तो दिया ही जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो अब ये फैसला मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। इस फैसले का स्वागत किया जाए या न किया जाए, ये एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि टीका तो ज़रूरी है और टीका लगना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़ी मात्रा में टीका आएंगे कहाँ से? आपने टीका के उत्पादन को समय रहते ध्यान नहीं दिया है। आपने उन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी जो अगर पहले दे दी जाती तो उनका उत्पादन शुरू हो जाता। जैसे रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के उत्पादन के लिए भी हाल में मंजूरी दी गई, और वो भी जब राहुल गांधी ने कहा दी जानी चाहिए बहुत सारे वैक्सीनों को जो विदेश में बनी हैं, तो पहले उनका मजाक उड़ाया गया और फिर बाद में स्पुतनिक को मंजूरी दी गई। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सुझाव दिए थे कि जितनी भी विदेश में जो वैक्सीन बनी है, उनके इंडिया में ट्रायल पर ज़्यादा जोर न देते हुए उनको मंजूरी दिया जाए, ताकि उनका उत्पादन हो और वो अवेलेबल हो। उस पर भी हर्षवर्धन ने एक तीखी चिट्ठी लिखकर उनका अपमान किया। हालांकि शाम को ही उस सुझाव को नरेंद्र मोदी को मानना पड़ गया। तो ये सरकार जिस तरह से काम करती है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक व्यक्ति की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, बाकी कोई मंत्री कोई अहमियत नहीं रखते। इसीलिए डॉक्टरों से बात करना है, दवा निर्माता कंपनियों से बात करना है, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बात करेंगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगली खबर का रुख करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
पूरे राजस्थान में भी 15 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 3 मई तक चलेगा। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी लॉकडाउन लगा दिया है। ये शहर हैं गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, जहां आज रात 26 से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, खाने पीने और मेडिकल व्यवस्थाएं भी खुली रहेंगी। ये लॉकडाउन पिछली बार की तुलना में थोड़ा लचीला रखा गया है। दिल्ली और राजस्थान में लागू किए गए नियमों में फर्क है, लेकिन कमोबेश इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोगों को परेशानियां कम से कम हों। दिल्ली में सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर जा पाएंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। उन्हें अपना वैलिड टिकट अपने साथ रखना होगा। मेट्रो बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी। बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के आने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के ही किया जा सकेगा। सभी थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। 50 लोगों के साथ शादियां हो सकेंगी, उसके लिए अलग से पास जारी किए जाएंगे। ये दिल्ली के लिए खास तौर पर छूट दी गई है। तो जिससे जो सबसे बड़ी आशंका थी कि अगर कोरोना फैला और ये महामारी ने विकराल रूप धारण किया तो कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आए, और लॉकडाउन की नौबत अगर आती है तो उसके बहुत सारे आर्थिक दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते रहे हैं, और वो दुष्प्रभाव और बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली में चौथी लहर आ चुकी है और हर दिन बहुत तादाद में मामले सामने आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ने लगी है, तो जाहिर है कि वहाँ अब लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों में हालात एकदम से बिगड़ गए हैं, और उत्तर प्रदेश के हालात हम जानते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले रही है। किसी भी शहर को लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि वहाँ के कई बड़े शहरों से बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही थीं, चाहे वो श्मशान घाटों को लेकर हो, चाहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाम अपने हाथ में थाम ली है, पहल खुद की है, और उसने 4 बड़े शहरों पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो ये सिलसिला एक शुरू हो गया है लॉकडाउन का। इसके पहले भी कई शहरों में, कई इलाकों में छोटे छोटे लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं, वीकेंड के लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं, और एक तरह से जिस तरह की ये लहर है, दूसरी लहर जिस पैमाने पर आई है, उससे ये आशंकाएं अब बढ़ती जा रही हैं कि और भी प्रदेशों में, और भी स्थानों पर लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लगानी पड़ेगी। हो सकता है कई जगहों पर लंबे लॉकडाउन की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि मौजूदा सरकार इस समस्या को, इस संकट को सुलझाने में, उसकी रणनीति तैयार करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं दिख रही है। उसका ध्यान बंगाल के चुनाव पर ज़्यादा है या हरिद्वार पर ज़्यादा है। तो ये जब ऐसा होता है कि सरकारों का ध्यान किसी इतनी बड़ी आपदा के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने की हो, सत्ता लिप्सा में वो जुटी हुई हो, तो फिर ऐसे में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और यही हमें देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में कि जो तैयारी होनी चाहिए इस तरह की लहर के आने के पहले, वो नहीं की गई है। ना ही पिछली बार के लॉकडाउन से, पिछली बार की कोरोना संक्रमण से कोई सबक सीखे गए हैं, और लगातार चूक पर चूक होती जा रही है, जिसकी वजह से ये समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर सकी है। अब आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, जिसका अब पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से बहुत सारे अधिकार छीन लिए हैं, और अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वही सर्वे सर्वा हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में केंद्र सरकार का पूरी जवाबदेही बनती है, और उसे ही संभालना चाहिए था। लेकिन दिल्ली के हालात देश भर में सबसे बदतर हो गए हैं। एक छोटा सा प्रदेश
1.5 करोड़ की आबादी, 1.5-2 करोड़ की आबादी को ये केंद्र सरकार नहीं संभाल पा रही है। और वहाँ लगातार जो मेडिकल व्यवस्था है उसके बारे में मुख्यमंत्री केजरीवाल कह चुके हैं कि चरमारा आ चुकी है। वो सीधे चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है या जो रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्ट्री को, वो भी चुप है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी दिल्ली से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि वो भी दिल्ली में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ किया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से लापरवाही पर लापरवाही होती जा रही है और उसके नतीजे दिल्ली की जनता को और कहें तो पूरे देश की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अगली खबर लेंगे। केंद्र सरकार विपक्षी दलों और वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह से पेश आ रही है, इसकी बानगी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुझावों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की चिट्ठी। ये चिट्ठी उन्होंने बाकायदा इस टिप्पणी के साथ ट्वीट की है कि इतिहास आपके प्रति ये संबोधित कर रहे हैं मनमोहन सिंह को कि इतिहास आपके प्रति अधिक दयालु होगा अगर रचनात्मक सहयोग के आपके प्रस्ताव को आपकी पार्टी के नेता भी माने। ट्वीट की भाषा से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री के अंदर कितनी कटुता और अहंकार भरा हुआ है। बता दें कि रविवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को 5 सुझाव भेजे थे। जवाब में हर्षवर्धन ने उन पर आरोप जड़ दिए कि उनके नेता ही उनकी सलाह नहीं मानते और उन्होंने वैज्ञानिकों के सम्मान में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये आरोप भी लगा दिया कि कांग्रेस नेताओं ने टीके के बारे में झूठी बातें फैलाई हैं। तो आप देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, उसके पहले 5 साल तक वित्त मंत्री थे। दुनिया भर में उनकी साख है, उनकी प्रतिष्ठा है और कोई भी सरकार, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार विपक्ष के नेताओं का आदर करती है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सहयोग के लिए कुछ सुझाव भेजते हैं, उन पर विचार करती है, उनको स्वीकार करती है या खारिज कर देती है। लेकिन ये सब करते हुए भी एक शालीनता, एक सौम्यता वो बरतती है और विपक्षी दलों को या उनके नेताओं को अपमानित करने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि अब काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं और इस देश के जो सर्व सम्मानित नेता हैं उनमें से एक हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस तरह से उनसे पेश आ रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं और उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप अपने को सुधारिए, अपनी पार्टी को सुधारिए, हमारी सरकार को कुछ मत बताइए। ये एक तरह का अहंकार भी है, निर्लज्जता भी है और कहना चाहिए कि इस तरह की कटु भाषा का इस्तेमाल करके विपक्ष का और लोकतंत्र का अपमान भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वैसे तो बहुत ही सौम्य माने जाते हैं, शालीन माने जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये संदेह है कि ये भाषा उनकी भी है भी या नहीं है, क्योंकि ये भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है, गृह मंत्री अमित शाह की हो सकती है। वो इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि पीएमओ की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई हो, पीएमओ की तरफ से उन्हें ये निर्देश आए हों कि इस तरह का ट्वीट करें। लेकिन जो भी है, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीएमओ के कहने पे किया हो या खुद किया हो, दोनों ही लिहाज से ये बिल्कुल अवांछनीय है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि आप इस तरह से व्यवहार करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए कोई इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाना चाहिए। ये निरंकुश सत्ताएं इस तरह से विपक्षियों के साथ व्यवहार करती हैं। अगली खबर लेते हैं। कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर के चोरी छिपे लाने के मामले में महाराष्ट्र बीजेपी और उसके नेता देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह फंस गए हैं। दूसरी पार्टियां उन पर हमलावर हो गई हैं और बहुत से असुविधाजनक सवाल कर रही हैं। पहला सवाल तो यही है कि इन इंजेक्शनों को चुपचाप लाने का मकसद क्या था, जबकि प्रदेश ही नहीं देश भर में इनकी भारी किल्लत है और हर जगह कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने छापा मारकर करीब 60,000
रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े और फार्मा कंपनी के मालिक को हिरासत में लिया, तो उसे बचाने के लिए विरोधी पक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगियों के साथ खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब निर्यात बंद है और सरकारी निर्देशों के बिना बिक्री या खरीदी नहीं की जा सकती है, तो इतनी बड़ी मात्रा में बीजेपी ने या उनके नेताओं ने इंजेक्शन कैसे मंगवाए, क्यों मंगवाए, उसका स्टॉक क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी के नेता के पास से जिस तरह से रेमडेसिविर का स्टॉक था, वैसा ही क्या महाराष्ट्र में भी होने जा रहा था। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब शनिवार की रात मुंबई में विले पार्ले पुलिस ने एक फार्मा कंपनी ब्रुक फार्मा के मालिक को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार उसे खबर मिली थी कि बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर का स्टॉक जमा किया हुआ है और उसे कहीं और ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 4.25 करोड़ रुपए की दवा जब्त कर ली। वर्तमान परिस्थितियों में रेमडेसिविर के निर्यात पर भी पाबंदी है और बिना सरकारी निर्देशों के इसकी देश में भी बिक्री पर रोक लगी हुई है। इस मामले में पुलिस ने फार्मा कंपनी के मालिक को छोड़ तो दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि ये जो छोड़ने की कार्रवाई कोई राजनीतिक प्रयोजन से नहीं की गई है। उधर एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने इस दवा के निर्यातकों या उत्पादकों पर दबाव डाला है कि वो महाराष्ट्र सरकार को आपूर्ति न करें। तो आखिरकार रेमडेसिविर को लेकर बीजेपी के अंदर इतना उत्साह क्यों है? वो उसके नेता ये चोरी छिपे ये से जमा क्यों कर रहे हैं, इसका स्टॉक जमाखोरी क्यों कर रहे हैं और इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं कि वही सप्लाई कर सकते हैं, वही आपकी मदद कर सकते हैं, जैसा कि गुजरात में किया कि बीजेपी के दफ्तर से रेमडेसिविर वितरित किए गए। जिनको ज़रूरत थी उनको तो नहीं मिली, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी रेमडेसिविर वहाँ से ले गए। और जबकि पूरे देश भर में रोक लगी हुई है कि ये केवल डॉक्टरों के कहने पर ही बिकेगी, खरीदी जा सकेगी, लेकिन बीजेपी के नेता और फिर ये चोरी ऊपर से सीना जोरी कि देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उस फार्मा कंपनी के मालिक को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी इस तरह की हरकतों में लगी है कि रेमडेसिविर जो कि बहुत ही मुश्किल से मिल रही है और उस दवा के बिना में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि रेमडेसिविर कोरोना से बचाने में कहीं हद तक मददगार साबित हो रही है। तो अब ऐसे में क्या ये दवा इसलिए स्टॉक की जा रही है कि अपने पसंद के लोगों को दी जाए, जिनको ज़रूरत है, तुरंत ज़रूरत है, उनको ना मिल पाए। ये एक अजीब तरह की स्थिति बना दी है बीजेपी ने और देवेंद्र फडणवीस ने। इसकी कायदे से बाकायदा प्रॉपर जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की चीज़ों में मुब्तला हैं, जो इस तरह से कालाबाजारी में शामिल हैं या इस तरह से जमाखोरी में शामिल हैं, जबकि इन दवाओं की ज़रूरत हॉस्पिटल्स में है, मरीजों को है। तो बीजेपी के नेता क्यों स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, क्यों वो, और ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारी फार्मा कंपनी गुजरात बेस्ड हैं। तो अगर रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी गुजरात की है, तो क्या जिनका गुजरात में राज है या जिन गुजरातियों ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, क्या वो तय करेंगे कि रेमडेसिविर कहाँ किस राज्य में जाएगी, किन लोगों को मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी? ये बहुत ही इसका दुर्भाग्यजनक पहलू है और इस पर पूरे देश को ध्यान देना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी द्वारा अपनी चुनावी रैलियां रद्द करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने चुनाव प्रचार में कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि अब वे कोलकाता में कोई रैली नहीं करेंगी और बाकी की सभाएं भी 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होंगी। लेकिन उनकी इस घोषणा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। वे अपने तय कार्यक्रमों के तहत रैलियां करते रहेंगे। मोदी के दाहिने हाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैलियों और रोड शो का सिलसिला जारी रखा है।
उन्होंने आज बंगाल में 2 रैलियां और एक रोड शो किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राहुल गांधी ने एक तरफा तौर पर रैलियां न करने का ऐलान किया था। बीजेपी ने उनकी इस घोषणा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बंगाल में उनकी पार्टी कहीं है ही नहीं, इसलिए उनके कदम का कोई मतलब नहीं है। मगर ममता की घोषणा के बाद से वो चुप है, लेकिन अपने कार्यक्रमों में भी कोई तब्दीली वो नहीं कर रही है। और ये गौरतलब है कि देश में जब इतना बड़ा संकट आया हुआ है, महामारी फैली हुई है और बंगाल में एकदम से 2500 गुना मामले बढ़ गए हैं कोरोना वायरस के, और पूरे बंगाल में अब स्थितियां बहुत ही संकटपूर्ण बन गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार परेशान है और ये अगर रैलियों का सिलसिला जारी रहा, बड़ी बड़ी रैलियों का, जिनको देखकर प्रधानमंत्री बहुत खुश होते हैं, जैसा उन्होंने आसनसोल में कहा कि इतनी भीड़ देखकर मैं खुश हो गया हूँ, मोगाम्बो खुश हुआ, इस अंदाज में, तो ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री एक तरफ हरिद्वार में साधुओं से कहते हैं कि आप अब कुंभ को सिंबॉलिक तौर पर मनाएं, लेकिन खुद सिंबॉलिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते हैं। वो सत्ता की लिप्सा इतनी हावी है उन पर और उनकी पूरी पार्टी पर कि वो भीड़ चाहती है, भीड़ के जरिए अपना चुनाव प्रचार करना चाहती है। और इतने सब के बावजूद कि कांग्रेस भी पीछे हट गई है, लेफ्ट पार्टियों ने सबसे पहले ऐलान किया था कि हम इस तरह का प्रचार बंद कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने उसके बाद किया, फिर ममता बनर्जी ने भी कर दिया। तो कम से कम ये तीनों चारों पार्टियां, बड़ी पार्टियां अगर आपस में बैठ के बात कर लें एक बार और सबको सीमित कर दें तो भी बात बन सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रुकने वाले, गृह मंत्री नहीं रुकने वाले, उनकी पार्टी नहीं रुकने वाली, क्योंकि उसे बंगाल की सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे लाशों के ढेर ही क्यों न लग जाए। तो दोस्तों, ये था आज का सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।